बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब छोटी थी तब से ही मैं हर किसी को कहती थी कि मैं किसी मुल्क के बादशाह से शादी करूंगी। सब लोग इस बात को मजाक कहकर टाल देते और बच्ची समझकर इग्नोर कर देते। लेकिन जब मेरी शादी की उम्र आई तो मेरे लिए एक रिश्ता आया जो कि एक मुल्क के बादशाह का था। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी क्योंकि ये तो मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। मैं शादी करके गई तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी क्योंकि वो तो वाकई महल था। मैंने अब तक अपना दुल्हा नहीं देखा था और फिर जैसे ही कमरे में गई तो हर तरफ दूल्हे की तस्वीरें लगी थी जिन्हें देखकर मेरे ओसान खता हो गए क्योंकि वो तो इंसान नुमा। मेरा नाम महानूर है। मेरा ताल्लुक गुजरात से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जब से स्कूल जाने लगी थी अम्मा हर वक्त नसीहतें करती और फिर स्कूल भेजती। अम्मा की बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। मैं मैट्रिक में थी। कहीं न कहीं अपनी सहेलियों के साथ चहलकदमी करते साथ चली जाती। अम्मा मेरी इस आदत की वजह से बहुत परेशान थी। बाबा से कहती कि आपके बेजा लाड प्यार ने इसे बिगाड़ देना है और बाबा कहते क्यों हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो, एक ही तो बेटी है हमारी। इस पर भी पाबंदियां लगा दी तो वो अपने आप को कैद में घिरी महसूस करेगी। फिर बाबा कहते जब हम लड़कों को आज़ादी दे सकते हैं फिर लड़की को क्यों नहीं दे सकते, वो भी तब जब माँ बाप को पता हो कि उनकी बेटी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके माँ बाप का सर शर्म से झुक जाए। अम्मा बाबा की ये बातें सुनकर सर पकड़ कर बैठ जाती और कहती कि आपकी इन्हीं बातों की वजह से वो मेरी बात को नहीं सुनती। शाम हो चुकी थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर कर अकेले वापस आ रही थी जब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुड़कर देख सकूं कौन है, इसलिए पीछे देखे बिना घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंची तो अम्मा मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसे हाँफते देखकर फौरन मेरी तरफ आई। अम्मा ने कहा क्या हुआ, कहाँ थी तुम, स्कूल से कहाँ चली गई थी? पता भी है हम कितने फिक्रमंद हो रहे थे और तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं, क्या हुआ है? इससे पहले मैं कुछ बोलती बाबा आ गए और अम्मा से कहा बच्चे को अंदर भी ले आओ या सारी तफसील इससे दरवाजे पर ही पूछोगी। अम्मा ने पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा क्या हुआ था, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा अम्मा यार क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती हैं? कुछ नहीं हुआ, बस आते वक्त एक कुत्ता पीछे लग गया था इसलिए भागती हुई आई हूँ, आप ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। अम्मा ने कहा मैं माँ हूँ तुम्हारी, बिला वजह रोक टोक नहीं करती हूँ। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, तुम्हारे सिवा हमारे पास है ही क्या, इसलिए बार बार तुम्हें समझाती हूँ स्कूल से सीधी घर आ जाया करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती। अम्मा बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। अम्मा कहती कि इनकी बाबा की शादी को 8 साल हो गए थे लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। बहुत जगहों पर गए, दुआएं मांगी और दादी बाबा से कहती बहुत इंतज़ार कर चुके, हम बस अब तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी बीवी बांझ है जो अभी तक औलाद की खुशी नहीं दे सकी और कितना इंतज़ार करोगे? बाबा दादी से कहते माँ जी जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ कुछ साल और इंतज़ार कर ले, इंशाल्लाह हमारी मुराद जल्द पूरी होगी। अम्मा बाबा की पसंद की शादी थी। बाबा अम्मा का बहुत ख्याल रखते थे और दादी रवायती सास की तरह बाबा को दूसरी शादी करने पर मजबूर करती। दादी कहती कि मुझे अपने बेटे की नस्ल बढ़ती हुई देखनी है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, तुम्हें दूसरी शादी करना होगी। बाबा कहते मैं अपनी बीवी को सौतन का रोग नहीं दे सकता, इस पर ये जुल्म नहीं कर सकता। दादी कहती मैं कौन सा तुम्हें इसे छोड़ने का कह रही हूँ, इसे भी रखो साथ, लेकिन अपनी आगे आने वाली नस्ल का भी तो सोचो। बाबा दादी की बात सुनकर खामोश हो गए। फिर अम्मा ने बताया कि मुझे अब परेशानी रहने लगी थी कि कहीं तुम्हारे बाबा तुम्हारी दादी की बात मानकर दूसरी शादी न कर ले। अम्मा कहती मैं रातों को उठ उठकर दुआएं मांगती कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाज दे। मैं अपने शौहर को किसी और का होते नहीं देख सकती थी और तुम्हारी दादी बहुत दबाव डाल रही थी। मुझसे कहने लगी जब तुम जानती हो कि तुम मेरे बेटे को औलाद नहीं दे सकती तुम्हें तो खुद इसकी दूसरी शादी करनी चाहिए। अम्मा ने कहा मुझे बहुत दुख होता जब तुम्हारी दादी मुझे ऐसी बातें करती। एक दिन मैंने कहा माँ जी अगर आपके बेटे में कोई नुक्स होता तो आप मुझे कहती कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। दादी ने नजरें झुका ली। फिर अम्मा ने कहा जब औरत सब्र कर सकती है और सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ गुजार सकती है फिर मर्द क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता।
آپ کو چاہیے کہ آپ بھی صبر سے کام لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں اولاد لکھی ہے تو ضرور ملے گی۔ پھر اماں نے بتایا کہ 2 سال کا عرصہ گزرا تھا جب تم خوشی کی نوید بن کر ہمارے گھر پیدا ہوئی، اور بابا کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ اماں نے بتایا کہ تمہاری پیدائش کے 2 سال بعد دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں نے کہا جس کو اتنی منتوں مرادوں سے مانگا ہو اس کی فکر تو رہے گی ہر پل۔ میں نے اماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے جو بس اچھلتی پھرتی ہوں۔ اماں نے کہا مجھے تمہارے گھومنے پھرنے سے کوئی اعتراض نہیں، بس تم وقت پر گھر آ جائے کرو، اب تم بڑی ہو رہی ہو اور لڑکیوں کا دیر تک گھر سے باہر رہنا اچھی بات نہیں۔ میں نے کہا اماں کیا آپ پھر سے شروع ہو گئی؟ اور اماں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کچھ دن تو میں نے بہت عمل کیا اماں کی باتوں پر۔ اسکول سے سیدھی گھر آ جاتی اور اماں کی فکر ختم ہو گئی تھی۔ انہیں لگا کہ میری بیٹی اب سمجھدار ہو گئی ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے میری سہیلیاں زبردستی اپنے ساتھ لے جاتی اور مجھے اکیلے ہی گھر آنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو گیا تھا جب گھر آتے ہوئے مجھے خوبصورت سا پھول درخت کے نیچے پڑا نظر آیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور گھر آ گئی۔ وہ پھول میں نے کمرے کے باہر ہی پھینک دیا کیونکہ اس میں کانٹا تھا جو مجھے چبھا تھا۔ میں نے اسے پھینک دیا۔ صبح اماں مجھے آوازیں دینے لگیں کہ اٹھ جاؤ، اسکول سے دیر ہو رہی ہے، لیکن مجھے اتنی نیند آئی کہ اسکول کا وقت نکل گیا اور مجھے چھٹی کرنا پڑی۔ اماں نے کہا آج خیریت تھی؟ اتنا تو تم کبھی نہیں سوتی ہو۔ میں نے کہا بس اماں آج ویسے اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اچھا ہے نا، آج سارا دن آپ کے ساتھ گزاروں گی، خوب باتیں کریں گے۔ اماں مسکرانے لگیں، پھر صحن میں پڑے تخت پر ٹیک لگائے میں اماں سے باتیں کرتے ہوئے سو گئی۔ اماں بھی حیران تھی کہ اتنی نیند کیوں آنے لگی ہے۔ پھر رات کو سوتے میں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازے پر دستک دی ہے۔ میں اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن پھر بھی جا کر دیکھا، لیکن دروازے پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب دروازہ بند کرنے لگی تو میری نظر نیچے پڑی جہاں پھولوں کا گلدستہ پڑا تھا۔ پھول بالکل تازہ لگ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت پھول کون رکھ کر گیا ہوگا، شاید بابا لائے ہوں۔ خواب میں ایک بزرگ نظر آتے جو پھول اٹھا کر باہر پھینکتے نظر آتے۔ اگلے دن اسکول گئی۔ کلاس میں میری ایک فرینڈ کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ وہ بتا رہی تھی اس کا منگیتر بینک میں ملازمت کرتا ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نے کہا بھائی میرے خواب تو بہت بڑے ہیں، میری خواہش ہے کہ میری شادی کسی ملک کے بادشاہ سے ہو اور میں اس کی ملکہ بن کر حکومت کروں۔ میری بات سن کر سب لڑکیاں ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا، تم خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ۔ میں کہتی کچھ بھی ہو میں شادی کروں گی تو کسی امیر ترین شخص سے۔ میری دوست نے کہا کہ اور اگر ایسا نہ ملا پھر کیا کرو گی؟ میں نے کہا کوشش، اور کوشش سے تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے نا، اور جب قسمت بھی ساتھ دے۔ میں اب سوتے وقت خوابوں میں بھی خود کو کسی ریاست کے بادشاہ کی ملکہ بنتے دیکھتی اور نیند میں ہی گنگنانے لگتی۔ اب تو یہ حال تھا کہ سوتے جاگتے خواب دیکھتی۔ اماں کہتی نکل آؤ اس خوابوں کی دنیا سے، خواب وہ دیکھو جن کی تکمیل بھی ممکن ہو۔ جب خود سے زیادہ کی چاہ کرو گی اور وہ نہ ملے تو خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے خواب اپنی حیثیت کے مطابق دیکھا کرو۔ یہ نہیں تھا کہ میرا تعلق کسی غریب گھر سے تھا، ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، لیکن مجھے دنیا کی امیر ترین لڑکی بننے کا شوق تھا اور چاہتی تھی کہ جس سے شادی ہو وہ بھی ایک امیر انسان ہو جو میری تمام خواہشیں پوری کر سکے۔ میرے میٹرک کے پیپرز ہو چکے تھے۔ میری سب سہیلیوں نے پکنک کا پلان بنایا۔ مجھے تو ویسے ہی گھومنے پھرنے کا، ہر جگہ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے پکنک پر جانے کے لیے اماں بابا سے اجازت مانگی، لیکن اماں نے ہمیشہ کی طرح اپنی فکر میرے سامنے رکھ دی کہ ہم تمہیں اتنے دن کے لیے کہیں نہیں جانے دے سکتے۔ میں نے ضد کی اور بابا کو منانے کی کوشش کی۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم ہر وقت ہم سے رابطے میں رہو گی۔ میں نے بابا کا شکریہ ادا کیا اور کہا بابا آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ اماں کی طرف دیکھا جو بابا کو غصے سے گھو رہی تھی۔ میں نے کہا میری اماں بھی دنیا کی سب سے اچھی اماں ہیں۔ میری بات سن کر اماں بابا ہنسنے لگے۔ اماں نے کہا مکھن تو اسے خوب لگانا آتا ہے۔ بابا نے کالر جھاڑا اور کہا آخر بیٹی کس کی ہے؟ اماں مسکرانے لگیں۔ مجھے بہت ایکسائٹمنٹ تھی، میں خوشی سے جھومنے لگی۔ پھر ہم سب فرینڈز پکنک کے لیے نکل پڑے اور خوب ہلہ گلا کیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ہم نے ایک ہوٹل میں رہنے کا بندوبست کیا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میری دوست سونے کے لیے چلی گئی۔ تھکاوٹ بھی کافی ہو چکی تھی۔
लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात का 1 बज रहा था जब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा कंबल खींचा हो। मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा शायद मेरा वहम हो और फिर से लेट गई। जब किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी, मुझे बहुत खौफ सा महसूस होने लगा। सारी रात ऐसे ही गुजर गई और सुबह होते ही मुझे नींद आने लगी। मेरी सब सहेलियां तैयार हो रही थीं और मुझे आवाज़ें दे रही थीं कि उठो, चले, नाश्ता नहीं करना और कितना सोना है तुम्हें। मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं आ जाती हूँ। सब चली गईं और मैं फिर से सो गई। जब किसी की आहट पर मेरी आंख खुली, मैं उठकर बैठ गई। फिर तैयार होकर बाहर निकलने लगी। दरवाज़ा खोला तो नीचे फूल पड़े होते। मुझे हैरत हुई कि वहाँ घर पर भी ऐसे ही फूल थे और आज यहाँ पर भी वही फूल। आखिर कौन है जो ऐसे फूल भेज रहा है? मैंने फूल उठाकर कमरे में रख दिए और बाहर निकल गई। अम्मा बाबा मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे थे और बार बार वापस आने का कह रहे थे। मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही थी। पहली दफ़ा उनसे इतनी दूर आई थी। मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, कहा कि वापस चलें, बहुत घूम फिर लिया। हमारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे और काफ़ी लड़कियों ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। फिर अगले दिन हम सब वापस घरों को आ गए। अम्मा बाबा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा जब से तुम गई हो ऐसे लगता था जैसे घर की रौनक कहीं चली गई है। हम बहुत उदास हो गए थे। मैंने कहा मैंने आपको बहुत मिस किया, इसलिए जल्दी आ गई। मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका था और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में भी मेरी बहुत सी नई दोस्त बन गई थी। कॉलेज लाइफ अच्छी गुजर रही थी। मेरी दोस्त जिसकी मंगनी हुई थी उसकी शादी हो रही थी। वो बहुत खुश थी। उसने मुझे भी शादी के लिए इनवाइट किया था। मेरी दोस्त की मेहंदी की रस्म थी और मैं अम्मा के साथ अपनी दोस्त के घर पहुंच गई। मेरी दोस्त मुझे देखकर कहने लगी कि शादी तो मेरी है लेकिन रूप तुम्हें चढ़ा है। मैं हंसने लगी और कहा खुशामद कम किया करो। इसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। घर आते ही मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। मैं आते ही कमरे में चली गई और सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मेरी दोस्त की रुखसती का दिन था। मैं सोचते हुए कब नींद की वादियों में चली गई पता ही न चला और इसी वजह से सुबह जल्दी उठ नहीं सकी थी। 10 बज रहे थे। अम्मा ने आवाज़ें दे देकर मुझे उठाया कि उठ जाओ, कब तैयार होगी, तुम्हारी दोस्त कॉल पर कॉल कर रही है। मैं तैयार होकर शादी पर पहुंची तो मेरी दोस्त मुझसे खफा हो गई। कहती कैसी बेस्ट फ्रेंड हो जो सबसे आखिर में आ रही हो। मैंने कहा आई एम सॉरी, मेरी आंख बहुत देर से खुली इसलिए लेट हो गई। शादी की तकरीब बहुत अच्छे से हुई। फिर मेरी दोस्त सबकी दुआओं में रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। मैंने दिल ही दिल में अपनी दोस्त की नई जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी की ढेरों दुआएं मांगी। एक दिन मेरी कॉलेज की नई दोस्त मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। मैं उसका घर देखकर हैरान थी। इतना बड़ा घर के बंदा चलते चलते गुम हो जाए। मुझे इस तरह हैरान होते देखकर उसने कहा घूरना बंद करो, क्या नज़र लगाओगी मेरे घर को? मैंने कहा नहीं नहीं, माशाल्लाह से बहुत बड़ा घर है तुम्हारा। उसने कहा हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है। इसके घर से निकलते वक्त मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी जिसे मैंने पहले भी कहीं देखा था। वो भी मेरी ही तरफ आ रहा था। मुझे देखते ही उसने सलाम किया और कहने लगा मोहतरमा, कब से आपकी तलाश में हूँ, लेकिन आप कभी कहीं होती हैं तो कभी कहीं। मैंने कहा लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं और आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जब मेरी दोस्त भी बाहर आ गई उसने उस लड़के को देखते ही कहा शाहजेब भाई आप कब आए? मेरी दोस्त ने कहा शाहजेब भाई आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। आप महानूर को छोड़ आए, मुझे कहीं काम से जाना है। मैंने कहा नहीं, आप जहमत न करें, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन वो ना माने और मुझे मजबूरन उस लड़के शाहजेब की गाड़ी में बैठना पड़ा। उसने कहा तो महानूर मैडम, हमारी बात तो अधूरी रह गई। मैं आपको बताना चाहता था कि जब आप पिकनिक के लिए इस्लामाबाद आई थी तब मैंने आपको आपकी फ्रेंड्स के साथ देखा था और जब आप होटल से निकली थी तो आपका मोबाइल वहीं रह गया था जिसे देने के लिए मैं आपके पीछे आया था। इस वक्त मुझे याद आया कि इस शख्स को कहाँ देखा था। फिर मैंने कहा ओ तो वो आप थे। शाहजेब ने मुस्कुराते हुए सर झुकाकर कहा शुक्र है मोहतरमा को याद तो आया। शाहजेब ने कहा कि अगर आप बुरा न माने तो आपसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ। यकीन जाने मेरा मकसद आपको तंग करना नहीं है, बस अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। मैं खामोश थी। उसने कहा क्या मैं बात शुरू कर सकता हूँ? मैंने कहा जी बोले, मैं सुन रही हूँ। उसने कहा दरअसल मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। उस दिन से हर जगह आपके होने का गुमान होने लगा है। ऐसा लगता था जैसे आप अभी सामने आ जाएंगी। मैंने कहा देखिए आपको मैं पसंद हूँ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं।
मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर शाहजेब ने कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए आपको साफ साफ बता रहा हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बाकायदा रिश्ता लेकर आपके घर आना चाहता हूँ। मैंने कहा, आप कैसे इंसान हैं? पहली दफ़ा देखते ही पसंद कर बैठे और दूसरी दफ़ा देखते ही प्रपोज कर रहे हैं। आप जानते ही क्या है मेरे बारे में? शाहजेब ने कहा, मेरे लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। आपको देखते ही मेरे दिल ने गवाही दी थी कि शाहजेब अगर शादी करेगा तो इसी लड़की से, वरना किसी से नहीं। मैंने कहा, आप गाड़ी रोकें, और मैं रास्ते में ही उसकी बड़ी सी गाड़ी से नीचे उतर गई। शाहजेब ने बहुत कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं, प्लीज़ आप गाड़ी में बैठ जाएं, मैं अब कोई बात नहीं करूँगा, बिल्कुल खामोश रहूँगा, लेकिन इस तरह बीच सड़क पर मत चलें प्लीज़। और फिर सारे रास्ते उसने कोई बात नहीं की। फिर मुझे घर छोड़कर चुपचाप चला गया। मैं घर पहुंची तो अम्मा बाबा सामने सेहन में बैठे थे। बाबा ने कहा, महानूर बच्चे किसके साथ आई हो? कौन छोड़ कर गया है? मैंने कहा, बाबा वो मेरी दोस्त थी, वो छोड़ कर गई है। फिर अपने कमरे में चली गई। मेरे दिमाग में शाहजेब की आवाज़ और उसकी बातें गर्दिश करने लगीं। मेरे दिल ने कहा, शाहजेब देखने में तो वैसा ही है जैसा तुम चाहते थे। फिर दिमाग ने कहा, ये भी तो देखना होगा, वो इतना अमीर भी है जितना तुम चाहती हो। मैं इन सोचों में गुम थी जब किसी की सरगोशी महसूस हुई। मैंने घबराते हुए कहा, कौन है? तो आवाज़ आना बंद हो गई। मुझे पता नहीं चला कब नींद आ गई और ख्वाबों में एक दुनिया देखने लगी। ख्वाब में देखा बहुत ही खूबसूरत महल है, नौकर चाकर हैं, मैं एक तख्त पर दुल्हन बनी बैठी हूँ और खादमों से कह रही हूँ कि बादशाह सलामत को बुलाओ, लेकिन वो कहते हैं कि बादशाह अभी आपसे नहीं मिल सकते, आपको इंतज़ार करना होगा। मुझे गुस्सा आने लगता है और उठकर जाने लगती हूँ। जब कोई मेरा हाथ पकड़ता है, पीछे पलट कर देखती हूँ तो वो शाहजेब था। मैं कहती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, कब तक सिराब के पीछे भागोगी? मैं अभी भी तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, लौट आओ। मैं उसका हाथ झटक देती हूँ। उससे कहती हूँ कि तुम मेरी मंजिल नहीं हो, मुझे किसी और की तलाश है। ये सुनते ही वो वहाँ से चला जाता है और एकदम मेरी आंख खुल जाती है। मैं घबरा कर उठ गई और पास पड़ा पानी का ग्लास जल्दी जल्दी पी गई। ये कैसा ख्वाब था? वो कौन सी जगह थी और वहाँ शाहजेब क्यों था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आज कॉलेज से छुट्टी थी। अम्मा ने घर के सामान की लिस्ट बना कर रखी थी और कहा कि मेरे साथ चलो, बाजार चलना है। मैंने सोचा घर पर भी बोर ही होना है, चलो अम्मा के साथ बाजार का चक्कर ही लगा आती हूँ। बाजार पहुँचते तो अम्मा सामान वगैरह खरीदने लग गईं। मैं इधर उधर देख रही थी। जब मेरी नज़र सामने से आते शख्स पर पड़ी तो मैं उसे देखते ही अनजान बनकर अम्मा से बातें करने लगी, लेकिन उसने मुझे देख लिया था। उसने कहा कि महानूर आप यहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अम्मा मुझे देख रही थीं। अम्मा ने कहा, कौन है ये? मैंने कहा, अम्मा ये शाहजेब हैं, मेरी दोस्त के भाई। फिर वो अम्मा से ऐसे फ्री होकर बातें करने लगे जैसे पहले से जानते हों। इस चंद मिनट की मुलाकात में उसने अम्मा का दिल जीत लिया और मैं अम्मा पर हैरान थी। भला इतनी सी बातचीत से कोई किसी को कैसे जान सकता है? या तो मेरी माँ बहुत भोली है या फिर वो शख्स बहुत तेज़ है। फिर उसने अम्मा से कहा, आए आंटी, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ, और अम्मा फ़ौरन मान गई। सारे रास्ते वो अम्मा से बातें करता रहा और सामने मिरर से कई दफ़ा मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कोई जंग फतह कर ली हो। घर पहुँचे तो गाड़ी के रुकते ही मैं उतरकर अंदर आ गई, लेकिन अम्मा वहीं खड़ी उसे चाय की ऑफ़र दे रही थी। मैंने दोबारा बाहर जाकर कहा, अम्मा बस करें, अब आ भी जाएं। शाहजेब ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसे अंदर आने का कह रही हूँ। मैंने, ओके मिस्टर शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें घर तक छोड़ा, अब आप जा सकते हैं। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठकर चला गया। जब से अम्मा की शाहजेब से मुलाकात हुई थी, अम्मा उसी की बातें किए जा रही थी। मैंने कहा, अम्मा क्या हो गया? किसी को एक ही मुलाकात में कैसे जान गई आप? तो अम्मा ने कहा, जितनी उम्र गुजारी है मुझे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है, और इस लड़के को देखते ही मेरे दिल ने कहा है कि वो वाकई किसी अच्छे घर का लड़का है। मैं सर पकड़ कर बैठ गई। शाहजेब से मिले काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन अम्मा अभी भी उसे नहीं भूली थी। अगले दिन मैं कॉलेज चली गई। कुछ दिनों से तबीयत अजीब सी हो गई थी। कभी सर में दर्द, कभी अचानक खौफ सा महसूस होता। फिर सोचती शायद नींद पूरी नहीं हो रही, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक दिन कॉलेज में फ्री टाइम की वजह से दरख्त के साए में बैठ गई और अचानक बैठे हुए नींद आ गई। जब किसी ने आवाज़ दी कि जल्द ही मिलेंगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी आंख खुल गई और मेरे चेहरे पर
पसीने की बूंदें थीं जो खौफ की वजह से आई थी। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ रहा है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा, पता नहीं क्यों अजीब से ख्वाब आते हैं। अभी भी ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो। मेरी दोस्त हंसने लगी। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? ये सब बातें अफसानों में अच्छी लगती हैं। वो मेरा मजाक उड़ाने लगी और कहा कि तुम तो बहुत पहले ही ख्वाब की दुनिया में रहती हो, फिर ऐसे ख्वाब तो आएंगे ना। मैंने कहा, हाँ शायद यही बात है। फिर मैं घर आ गई। अंदर दाखिल होते ही मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से अंदर गई तो सामने अम्मा शाहजेब से हंस हंस कर बातें कर रही थीं। उसने मुझे देखते कहा, महानूर अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। अम्मा ने कहा, हाँ महानूर, तुम्हें पता है मैं आज काम से कहीं गई थी तो रास्ते में मुझे शाहजेब मिल गया और मैं उसे साथ घर ले आई। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने शाहजेब की तरफ देखा और कहा, क्या घोल कर पिलाया है मेरी मासूम माँ को जो इतना अंधा एतबार कर रही हैं आप पर? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। उसने कहा, मानूर जी, इंसान का इखलाक ही उसकी पहचान है। मुझ ना चीज़ की क्या औकात है जो कुछ घोल कर पिला सके। मैं तो एक साफ दिल इंसान हूँ, जो दिल में है वही सामने है। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का? तो वो मुस्कुराने लगा। पता नहीं क्यों मुझे शाहजेब अच्छा लगने लगा, लेकिन जब भी उसे देखती हूँ तो सर में दर्द होने लगता, तबीयत बोझल सी रहने लगी थी। मुझे हर किसी से अब बेजारियत महसूस हो रही थी। रात को अकेले में मुझे खौफ महसूस होता, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं अब अम्मा के पास सोती। अम्मा ने कहा, नज़र लगवा ली है, इसीलिए कहती थी बाहर कम निकला करो। अम्मा आयतुल कुर्सी पढ़कर मुझ पर दम करने लगी और मुझे नींद आ गई। बड़े दिनों बाद मैं सुकून से सोई थी। कुछ दिन बाद अम्मा ने कहा, तुम्हें शाहजेब कैसा लगता है? मैंने कहा, क्या मतलब? अम्मा ने कहा, जानकर अनजान मत बनो, मैं जानती हूँ वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी आंखों में भी मैंने उसके लिए पसंदीदगी देखी है। मैंने कहा, अम्मा ये बात ठीक है कि वो मुझे अच्छा लगने लगा है, लेकिन कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। अम्मा ने कहा, तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर एक दिन कॉलेज से आते हुए शाहजेब ने मुझे देखा और मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने कहा, आपको इल्हाम हो जाता है जो हर जगह पहुंच जाते हैं। उसने कहा, ऐसा ही समझ लो, मेरा दिल गवाही देता है कि आज कहाँ आप मुझे मिलेंगी। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी। फिर एकदम से मुझे गुस्सा आ गया। मैंने शाहजेब की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अभी गाड़ी से धक्का दे दूंगी। मुझे इस तरह देखकर शाहजेब ने कहा, क्या हुआ महानूर, आप ठीक हैं? उसने मुझे कंधे से पकड़कर हिलाया तो जैसे मैं होश में आई थी। उसने कहा, क्या हुआ था, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आप मुझे घर छोड़ दें। मेरे सर में बहुत दर्द था। वो मुझे घर छोड़कर अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि दोबारा यहाँ मत आना। वो हैरान होकर देख रहा था। मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैंने उससे क्या कहा है। उसके बाद शाहजेब ने मुड़कर नहीं देखा था। घर में कुछ दिनों से अजीब सा खौफ रहने लगा, जैसे अभी कोई मेरे पीछे आ रहा है या कोई मुझसे टकरा कर गुजरा है। एक दिन बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बिल्कुल वैसा जैसा तुम चाहती थी। अम्मा बाबा क्या कह रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था। मैं बस खामोशी से उनकी तरफ देखती रहती और अब ज़्यादातर कमरे में ही रहती। मैं जब छोटी थी तब से ही मैं हर किसी को कहती थी कि मैं किसी मुल्क के बादशाह से शादी करूंगी। सब लोग इस बात को मजाक कहकर टाल देते और बच्ची समझकर इग्नोर कर देते, लेकिन जब मेरी शादी की उम्र आई तो मेरे लिए एक रिश्ता आया जो कि एक मुल्क के बादशाह का था। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि ये तो मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। मैं शादी करके गई तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि वो तो वाकई महल था। मैंने अब तक अपना दूल्हा नहीं देखा था और फिर जैसे ही कमरे में गई तो हर तरफ दूल्हे की तस्वीरें लगी थी, जिन्हें देखकर मेरे ओसान खता हो गए, क्योंकि वो इंसान नुमा कोई और ही मखलूक थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भागने वाली थी जब सब दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और वही आवाज़ सुनाई थी जो पहले कभी आती थी। उसने कहा, मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, कौन है? सामने आओ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ये सब क्यों किया? फिर जैसे ही वो मेरे सामने आया मेरे ओसान खता होने वाले थे जब उसने कहा, उठकर बैठो, तुम अब मेरी बीवी हो। वो एक जिन जात था जो इंसानी शक्ल में था। उसने कहा, मैं कब से तुम्हारी तलाश में था, बहुत मेहनत की है तुम्हें हासिल करने के लिए। मैंने कांपते हुए कहा, एक जिन जात का इंसान से निकाह नहीं हो सकता। उसने कहा, जो भी कहो, अब तुम मेरी बीवी हो और तुम यहीं रहोगी मेरे जादू के शहर में। और तब पता चला फूल भेजने वाला भी यही जिन जात था
جس کی وجہ سے وہ گھر تک میرے ساتھ آ گیا تھا۔ میں نے کہا آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس جن نے کہا چلو اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمہارے دادا ایک نیک انسان تھے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر آئی تمہارے دادا کے پاس اور کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ میری مدد کریں۔ میں ہر دروازے پر گئی ہوں لیکن ان سب نے جواب دے دیا کہ اس کا علاج ان کے بس کی بات نہیں۔ اس لڑکی پر ایک جن عاشق تھا اور وہ کسی صورت اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ تمہارے دادا نے بنا دیکھے ہی اس جن کو اس کے نام سے پکارا اور کہا تمہاری اتنی جرأت، تم اس معصوم بچی کو تکلیف دو؟ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ابھی اس سے دور ہو جاؤ۔ اس جن نے کہا جاؤ جاؤ، بڑے دیکھے تمہارے جیسے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر تمہارے دادا نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا جس سے اس جن کو ان کے سامنے آنا پڑا۔ تمہارے دادا نے اسے قید کر لیا اور کہا آج سے تم اسی بوتل میں بند رہو گے، بھوکے پیاسے، یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ جن میرا بھائی تھا۔ تمہارے دادا نے اسے کہاں رکھا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اس بوڑھے کی پوتی کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے تمہارے دادا کے کیے کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ اب میں تمہیں اپنی قید میں رکھوں گا اور اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو حد مقرر کی ہے تمہیں اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم انسانوں کو تکلیف دے کر تمہیں کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا بس کرو لڑکی، بہت بول چکی تم، شکر کرو میں نے تمہارے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور تمہارے وہ عاشق جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا اسے بھی تم سے دور کر دیا اور تمہارے گھر والوں پر ایسا وار کیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آیا اور تمہاری شادی مجھ سے کر دی۔ میں بے ہوش ہونے والی تھی جب مجھے شاذیب کی آواز سنائی دی۔ جن کے کیے ہوئے جادو کا سحر ٹوٹ گیا اور میں کہیں ویران جگہ پر تھی۔ شاذیب کے ساتھ ایک بزرگ تھے، وہ اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے اور وہ جن چلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتا، شاذیب کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو اس نے اتار کر مجھے پہنا دیا، جس کو پہنتے ہی میرے سر سے بوجھ اتر گیا اور مجھے سب صاف دکھائی دینے لگا۔ اس جن نے شاذیب پر وار کر دیا جس سے شاذیب دور جا کر گرا۔ اس جن کا جادو مجھ پر کام نہیں کر رہا تھا، تعویذ کی وجہ سے وہ چلانے لگا۔ پھر وہ بزرگ اور اونچی آواز میں پڑھنے لگے اور اس جن سے کہا تیری سلامتی اسی میں ہے کہ تو اس بوتل میں آ جا۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بزرگ کے ہاتھ میں جو بوتل تھی اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ میں شاذیب کی طرف بھاگی اور بے ہوش تھا۔ وہ بزرگ اس جن کو قید کر چکے تھے۔ پھر وہاں اماں اور بابا بھی آ گئے۔ شاذیب پر اس بزرگ نے پانی پھینکا جس سے وہ ہوش میں آ گیا۔ میں نے شاذیب سے کہا آپ نے خود کو میری خاطر خطرے میں کیوں ڈالا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ شاذیب نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور کہا کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں نے کہا آپ کیسے جانتے تھے؟ پھر اس نے کہا کہ جس دن میں نے تمہیں کالج سے پک کیا تھا اس دن تم کچھ عجیب سی لگی اور تمہاری آنکھوں کا رنگ بھی عجیب سا تھا۔ میں اس دن تمہیں چھوڑ کر اپنے مرشد صاحب کے پاس گیا اور تمہارا بتایا تو انہوں نے کہا کہ جب اس لڑکی کو وہ کہیں لے کر جائے تبھی اس کے سامنے آنے پر اسے پکڑا جا سکتا ہے، اور میرے گلے میں تعویذ کی وجہ سے یہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا اور تب ہم یہاں پہنچ گئے۔ اس بات کو 3 سال گزر گئے لیکن آج بھی جب مجھے سب یاد آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میری اور شاذیب کی شادی کو 3 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا اور آج ہم ایک اچھی خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی مل کر رہتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ کی چاہ میں اپنا آج خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔